पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था 1830 के फ्रांसीसी क्रांति और 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति। आज हम लोग यूनान के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में देखने वाले हैं। यूनान एक यूरोप देश में स्थित है। अगर आप देखिएगा तो विश्व के नक्शा पर अगर हम देखेंगे तो इस स्थान पर आपको यूरोप मिलेगा और इसी यूरोप महादेश में नीचे की तरफ आपको एक देश मिलेगा जिसका नाम यूनान है। तो यूनान यूरोप महादेश में स्थित एक देश है। इस देश को ग्रीस भी कहा जाता है। यूनान देश को ही ग्रीस कहा जाता है। अगर आप यूरोप के नक्शा को देखेंगे तो यूरोप के नक्शा पर देखने पर आपको पता चलेगा कि अगर आप यूरोप के पूरब से पश्चिम से लेकर पूरब तक के देश की तरफ आएंगे तो सबसे पहले आपको पुर्तगाल देश मिलेगा, स्पेन मिलेगा, फिर फ्रांस मिलेगा। फ्रांस के यहाँ पर जर्मनी देश, जर्मनी के नीचे आपको इटली देश मिलेगा। इटली के बगल में यानी कि पूरब तरफ आपको एड्रियाटिक सी मिलेगा और इस एड्रियाटिक सी के इधर बहुत सारे देशों का समूह है। उसी देशों के समूह के अगर नीचे देखिएगा तो आपको यूनान देश दिखाई देगा। इसी यूनान देश के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम मिला कैसे? तो देखिए, यूनान जो देश देख रहे हैं यह यूनान के इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। एक समय ऐसा था कि पूरे यूरोप में सभ्यता का प्रसार, ज्ञान का विकास, वैज्ञानिक पद्धति का विकास यूनान देश से ही हुआ है। यानी पूरे यूरोप में बात करें तो शिक्षा, साहित्य, विज्ञान, इन सभी के शुरुआत यूनान से हुआ और बाद में यूनान से होते हुए पूरे यूरोपीय देश में फैला हुआ था। तो एक तरीक़ा से यूनान जो देश था उसका इतिहास काफ़ी गौरवशाली रहा है। लेकिन बाद में यह यूनान देश तुर्की देश के प्रभाव में आ गया, यानी तुर्की के अधीन आ गया। अब जिस देश का इतिहास काफ़ी गौरवशाली रहा है वह देश जब तुर्की देश के अधीन में आया तो यहाँ के लोगों को एक गहरा सदमा की तरह लगा। बाद में इन्होंने स्वतंत्रता के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया। लेकिन मुख्य रूप से यूनान में राष्ट्रवाद के भावना का विस्तार फ्रांस की क्रांति से माना जाता है। जब सन 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई तब यूनान के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना आई और वे एकजुट होकर के यूनान की आज़ादी के लिए काम करने लगे। लेकिन यूनान को आज़ाद करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि एक तरफ जो तुर्की देश था उस तुर्की का प्रभाव यूरोप के बहुत देश पर था और अफ्रीका के भी कुछ देशों पर था। और एक समय पहले जो तुर्की था वो बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था जिसका नाम ऑटोमन साम्राज्य था। लेकिन समय के साथ साथ स्थितियाँ बदलती रहती है। यूनान के साथ बहुत सारे यूरोपीय देश आए और उन सभी के सहयोग के द्वारा यूनान एक स्वतंत्र देश बना था। तो बारी बारी से चर्चा करते हैं। बात करें यूनान में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कैसे हुई, तो एक देश है यूरोप में जिसका नाम है सर्बिया। इस सर्बिया पर भी तुर्की का ही प्रभाव था, लेकिन सर्बिया देश के लोग बाद में तुर्की के शासक के खिलाफ विद्रोह कर दिया और इस विद्रोह का नतीजा यह हुआ कि तुर्की वहाँ पर एक सरकार की स्थापना कर दिया और तुर्की सर्बिया देश से बाहर आ गया। जैसे ही तुर्की देश सर्बिया को छोड़ा वैसे यूनान के लोगों में भी एक तरीक़े से स्वतंत्रता का प्रसार उत्पन्न हुआ और वे लोग प्रयास करने लगे कि हम लोग भी आगे चल करके तुर्की का विद्रोह कर सकते हैं, क्योंकि सर्बिया जब आज़ाद हो सकता है तो हम लोग भी आज़ाद हो सकते हैं।
और वो लोग भी एक साथ संगठित होकर के विद्रोह करने लगे। 1821 ईस्वी में यूनान में सबसे पहले विद्रोह शुरुआत हुआ था। जब 1821 ईस्वी में विद्रोह की शुरुआत हुआ तब उस समय रूस उसकी मदद नहीं किया था। हालांकि जो रूस देश है वह देश यूनान के स्वतंत्रता का समर्थक था, लेकिन रूस के जो राजा था, रूस में राजा को जार भी कहा जाता है, तो उस समय रूस के जो जार था वह जार एलेक्जेंडर था, जार एलेक्जेंडर। और यह जार एलेक्जेंडर पर ऑस्ट्रिया के राजा मेटरनिक का बड़ा ही प्रभाव था। ऑस्ट्रिया के जो राजा था मेटरनिक, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव था। इसलिए जार एलेक्जेंडर यूनान के स्वतंत्रता के समर्थन होते हुए भी उस समय कोई खास मदद नहीं कर पाया। बाद में अब देखिए कि और भी विद्रोह होगा। जैसे 1821 के बाद एक विद्रोह हुआ था, मोरिया का विद्रोह। यह मोरिया क्षेत्र पड़ता है यूनान में। यहाँ पर जब विद्रोह हुआ तब यह विद्रोह बड़ा ही व्यापक रूप से हुआ था। विद्रोह के प्रभाव जब इतना बड़ा हुआ, विद्रोह के प्रभाव को देखते हुए तुर्की के जो राजा था वह मिस्र के राजा, जिसे पाशा मोहम्मद अली कहते हैं या मोहम्मद पाशा कहते हैं, उसका समर्थन लेना पड़ा। लेकिन यह विद्रोह बहुत ही बड़ा था। बाद में चल करके इस विद्रोह को जैसे तैसे दबाया गया। लेकिन इस समय तक यूनान देश के समर्थन में बहुत सारे यूरोपीय देश आ गए। पहला यूरोपीय देश जो रूस था, जब रूस के राजा जार एलेक्जेंडर के मृत्यु हुआ था तब जार एलेक्जेंडर के बेटा, जिसका नाम था जार निकोलस द्वितीय, यह जार निकोलस द्वितीय रूस के राजा बना और जार निकोलस द्वितीय अपना पूरा समर्थन यूनान देश को दिया था। अब बाद में यूनान देश के समर्थन में रूस, इंग्लैंड, फ्रांस जैसे देश आया और तब जा कर के एक नई उत्साह का प्रसार हुआ। यहाँ पर बहुत सारे गुप्त संस्था का भी विकास हुआ था और उन सभी गुप्त संस्थाओं के माध्यम से, मध्यम वर्गीय लोग के माध्यम से एक जोरदार तरीका से विद्रोह किया गया और इस विद्रोह में यूनान को सफलता मिली। इसके पश्चात यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिखे हैं जिसके माध्यम से आप बहुत जल्दी से ही यूनान के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जान सकते हैं। और यह जो महत्वपूर्ण तथ्य है वह परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत माना जाता है। अक्सर यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न यह होता है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहते हैं। तो यूरोपीय सभ्यता की पालना यूनान देश को कहा जाता है, क्योंकि यूनान देश से एक ऐसा देश था जो शिक्षा, साहित्य, ज्ञान विज्ञान की शुरुआत किया था और यहीं से पूरे यूरोप में ज्ञान, शिक्षा, साहित्य का प्रसार हुआ था। एक है कोरेइंस। तो कोरेइंस एक ऐसा व्यक्ति था जो पूरे यूनान में राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार किया था। इन्हीं के मदद से, इन्हीं के प्रयास से यूनान में राष्ट्रवाद की भावना की शुरुआत हुई थी। एक और व्यक्ति है जिनका नाम है कॉन्स्टेंटाइन रीगास। कॉन्स्टेंटाइन रीगास एक राष्ट्रवादी नेता थे और जिस तरीका से कोरेइंस यूनान में राष्ट्रवाद की भावना का विस्तार किए थे, ये व्यक्ति भी अपने किताब के माध्यम से, पत्र पत्रिका के माध्यम से, लेख के माध्यम से यूनान में राष्ट्रवाद की भावना का विस्तार किए थे। देखिए, एक संस्था बना था यूनान में जिसका नाम था हिटोरिया फिरके। इटली के जो एकीकरण हुआ था तो उसमें भी कुछ गुप्त संस्थाएं बनी थी, जिसमें से एक यंग इटली है, यंग यूरोप है। उसी प्रकार से एक गुप्त संस्था था यूनान में, हिटोरिया फिरके। यह एक गुप्त संस्था था और इस गुप्त संस्था का उद्देश्य था यूनान के स्वतंत्रता दिलाना। तो अक्सर यह भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि हिटोरिया फिरके या हिटोरिया फाल्के का संबंध किस देश से है, तो यह यूनान देश से संबंधित है। एक व्यक्ति है एलेक्जेंडर इप्सिलियानटी या चिप्सिलियानटी बोलेंगे। यह व्यक्ति एक बहुत बड़े नेता थे
और यूनानी स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो एलेक्जेंडर इप्सिलियान्टी के द्वारा ही यूनान का प्रथम विद्रोह हुआ था, जो 1821 में हुआ था। यानी यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता की बात करें तो उन प्रमुख नेताओं में से सबसे बड़ा नेता के रूप में हम एलेक्जेंडर इप्सिलियान्टी या चिप्सिलियान्टी के रूप में देख सकते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर। यहाँ पर क्वेश्चन यह पूछेगा आपसे कि वह कौन व्यक्ति था जो यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुआ था, जिनका संबंध कवि से है। तो देखिए, लॉर्ड बैरन एक कवि था और इस लॉर्ड बैरन का संबंध इंग्लैंड देश से था। लॉर्ड बैरन का संबंध इंग्लैंड देश से था, लेकिन यह व्यक्ति यूनान के स्वतंत्रता के बहुत बड़ा समर्थक था और चाहता था कि यूनान देश आज़ाद हो जाए। यूनान के स्वतंत्रता के लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया था, यहाँ तक कि इन्होंने बहुत सारे दौलत से भी मदद किया था। और जब यूनान के स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तब उसी स्वतंत्रता संग्राम में इनकी मृत्यु हो जाती है सन 1824 में। यहाँ से हमेशा 10वीं क्लास में यह प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। यूनान के बात करें स्वतंत्रता संग्राम की, यहाँ पे 2 संधि हुआ है और 2 संधि हमेशा पूछे जाते हैं। एक हुआ था एड्रियानोपल की संधि। यह एड्रियानोपल की संधि सन 1829 ईस्वी में हुआ था और यह संधि रूस और तुर्की देश के बीच में हुआ था। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं एड्रियानोपल की संधि कब हुआ और यह संधि कौन कौन देशों के बीच में हुआ। एक और संधि हुआ था जिसका नाम है कुस्तुनतुनिया की संधि, और इस कुस्तुनतुनिया संधि के द्वारा ही यूनान एक स्वतंत्र देश बना था सन 1832 ईस्वी में। जब यूनान आज़ाद हो गया, बाद में चल करके ये जो तुर्की देश है प्रथम विश्व युद्ध लड़ता है और इसे प्रथम विश्व युद्ध में इनकी हार होती है और कहीं ना कहीं इस तुर्की देश पर इंग्लैंड का प्रभाव हो जाता है, जिससे तुर्की का विकास एकदम से रुक जाता है, आर्थिक व्यवस्था चौपट हो जाती है और यह इतना पिछड़ जाता है कि इस तुर्की देश को यूरोप का मरीज कहा जाने लगता है। तो हमेशा यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की देश को। और यूरोपीय सभ्यता के पालना किससे संबंधित है? तो यह यूनान देश से है। अगले चैप्टर में हम लोग, अगले पाठ में हम लोग इटली और जर्मनी के एकीकरण पढ़ेंगे। धन्यवाद।